हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रिचा, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जीएलयू कॉलेज डाल्टनगंज। उम्मीद है जो भी लेक्चर और ई लर्निंग मटेरियल मैं आप लोगों को दे रही हूँ उससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा होगा। तो आज शुरू करते हैं पीजी सेमेस्टर 1 का 4th पेपर, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक राम मनोहर लोहिया, जिनकी दो संकल्पनाएं आपको पढ़नी है। एक उनका चौखंबा राज्य और दूसरा उनके समाजवाद संबंधी विचार। तो 4 पिलर स्टेट या चौखंबा राज्य की चर्चा मैं पिछले लेक्चर में कर चुकी हूँ। आज लोहिया के समाजवादी विचारों की चर्चा करूँगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत में समाजवादी आंदोलन के अग्रणी नेता थे। उन्हें विद्रोही प्रवृत्ति के एक बौद्धिक राजनीतिज्ञ के रूप में याद किया जाता है। उनका जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद जिले, जो यूपी में पड़ता है, कि अकबरपुर कस्बे में हुआ था। अब उन्होंने जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी और उन्होंने नमक सत्याग्रह पर अपनी पीएचडी थीसिस अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स विषय में लिखी थी और 1932 में वो भारत आए और उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनका विचार क्रम चला, लेकिन वे शुरू से ही मार्क्सवादी और समाजवादी थे। भारत की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उसके बाद कई ऐसे नेता आए जिन्होंने अपने दम पर राजनीति का रुख बदल दिया और उन्हीं नेताओं में से एक थे लोहिया। वे स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, प्रखर चिंतक और समाजवादी राजनेता थे। इनकी किताबों की चर्चा मैं पिछले लेक्चर में कर चुकी हूँ। लोहिया का चौखंबा राज्य वाले लेक्चर में लोहिया का पूरा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। लोहिया मानते थे कि अधिक समय तक सत्ता में रहने के कारण कांग्रेस तानाशाह हो गई थी और आज़ादी से पहले से ही कांग्रेस के भीतर उनका समाजवादी ग्रुप था, यानी अपने समाजवादी विचारों के लिए वे आज़ादी से पहले ही से सक्रिय थे। कांग्रेस के अंदर रहकर भी उनकी अपनी विचार यात्रा चल रही थी और विभाजन की कीमत पर पाई गई स्वतंत्रता के कारण नेहरू और कांग्रेस पार्टी से वे अलग हो गए। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है, कल्प्रिट्स ऑफ इंडियन पार्टीशन, यानी भारत विभाजन के गुनहगार, जो आपको अगर मिले तो जरूर पढ़नी चाहिए। वो सिर्फ चिंतक ही नहीं थे, उसके साथ साथ कर्मवीर भी थे, यानी सक्रिय राजनीति में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके साथ साथ अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और आंदोलनों का नेतृत्व भी किया था। उन्हें भारतीय संस्कृति से न केवल गहरा प्रेम था, बल्कि देश की आत्मा को उन्होंने अपने भीतर समाहित कर लिया था। वो ऐसे नेता थे जो 1962 में तत्कालीन भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नेहरू के विरुद्ध उन्हीं के फूलपुर चुनाव क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से लड़े। हालांकि हारे, लेकिन उन्होंने नेहरू को बहुत कड़ी टक्कर दी थी। 1963 में वो फर्रुखाबाद से जीतकर संसद में पहुँचे थे। गांधी के विराट व्यक्तित्व का उन पर असर था, लेकिन प्रारंभ से ही समाजवाद की ओर झुकाव था और जेपी, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली जैसे युवा कांग्रेसियों के साथ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना उन्होंने की थी। और उसके बाद मार्च 1948 में नासिक में सोशलिस्ट पार्टी ने पूरी तरह से कांग्रेस से अलग होने का फैसला कर लिया और 1949 में पटना में सोशलिस्ट पार्टी का दूसरा अधिवेशन हुआ, जिसमें उन्होंने चौखंबा राज्य की कल्पना रखी थी। उनका ये मानना था कि मार्क्सवाद और गांधीवाद, जिससे दोनों ही विचारों से वो प्रभावित तो थे और मूल रूप में दोनों को उन्होंने
बहुत गहराई से समझा था, लेकिन अपने विचार क्रम के दौरान और समझने के दौरान उन्होंने ये पाया कि दोनों ही विचारधाराएं अधूरी हैं। और उनकी दृष्टि में मार्क्स पश्चिम के प्रतीक थे और गांधी पूरब के प्रतीक थे, और लोहिया पश्चिम और पूरब दोनों के विचारों को मिलाकर भारत के लिए जो सुसंगत और उपयोगी विचारधारा हो उसका निर्माण करना चाहते थे, और राजनीति भी उस आधार पर चले, ऐसी उनकी परिकल्पना थी। तो इसी पर आधारित है उनकी समाजवाद की विचारधारा। उनका समाजवाद जो है, उनका ये कहना था समाजवाद के बारे में कि समाजवाद की जो है वो यूरोपीय सीमाओं और भारतीय आध्यात्मिकता की राष्ट्रीय सीमाओं दोनों को तोड़कर एक विश्व दृष्टि विकसित की जानी चाहिए। यानी कि पश्चिमी विज्ञान और भारतीय अध्यात्म दोनों का अगर मेल होगा तभी वही संशोधित रूप जो है वो असली समाजवाद होगा, यानी कि हमारे लिए उपयोगी विचारधारा। भारत माता से लोहिया की मांग थी कि हे भारत माता, हर नागरिक को राम की मर्यादा, कृष्ण की उन्मुक्तता और शिव के असीमित मस्तिष्क से गढ़ो। अब वे कहते थे कि सार्वजनिक धन जो है, पब्लिक प्रॉपर्टी समेत किसी भी प्रकार की संपत्ति हर नागरिक के लिए होनी चाहिए। वे समाजवादी थे लेकिन मार्क्सवाद को अधूरा मानते थे। गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के अखंड समर्थक थे, लेकिन गांधीवाद को भी अधूरा मानते थे। राष्ट्रवादी थे, मतलब राष्ट्र से उन्हें बहुत प्रेम था, लेकिन उनका सपना ये था कि किसी भी राष्ट्र को अपनी सीमाओं में बंद कर नहीं रहना चाहिए, बल्कि देश की सीमाओं को तोड़कर विश्व सरकार का सपना लोहिया देखते थे। और लोहिया का समाजवाद जो है वो प्रजातंत्र के बिना अधूरा था। उनकी नज़र में समाजवाद और प्रजातंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। वे किसानों की दुर्दशा तथा महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार से भी बहुत व्यथित रहते थे। उनका ये कहना था कि गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, लेकिन मैं सीता राम राज्य की कल्पना करता हूँ और उसे साकार रूप में भी देखना चाहता हूँ। मतलब समाज में सिर्फ पुरुष के प्रतीक या राम का ही सम्मान और अस्तित्व को मान्यता न मिले, बल्कि सीता यानी महिलाओं को भी समानता का दर्जा मिले। अगर लोहिया का सपना साकार होता तो आज देश की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन वो मात्र 57 वर्ष की उम्र में हमें छोड़कर चले गए, और लेकिन अपनी बहुत गंभीर वैचारिक विरासत छोड़कर गए हैं, जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो समाजवाद के विषय में लोहिया का विचार बहुत क्रांतिकारी है। डॉक्टर लोहिया गांधीवाद और मार्क्सवाद, इन दोनों सिद्धांतों को मिलाकर भारतीय या एशियाई समाजवाद का निर्माण करना चाहते थे और उस दिशा में बहुत आगे बढ़े भी। पश्चिमी ढंग का समाजवाद और उसका अनुकरण करना उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म और साम्यवाद कम्युनिज्म दोनों को जुड़वा राक्षसी शक्तियाँ, मतलब शैतान शक्तियाँ बताया, और विश्वास व्यक्त किया गया कि अंततः जीत समाजवाद की होगी। अब यहाँ हमें ये जानना होगा कि आपको साम्यवाद और समाजवाद में अंतर मालूम है कि नहीं। साम्यवाद जो है वो श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग जब मार्क्सवाद की विचारधारा में क्रांति करता है तो मजदूर वर्ग की तानाशाही की जो अवस्था होती है वो साम्यवाद कहलाता है, और जब अंत में जब समाज समान हो जाएगा और पूरी तरीके से बराबरी का होगा तब समाजवाद आएगा। तो इसलिए अंतर है साम्यवाद और समाजवाद में।
तो रूस में भी साम्यवाद ही आ पाया, और अभी भी चीन और उत्तर कोरिया में हम देखते हैं क्या है, अभी भी साम्यवाद या कम्युनिज्म है। वहाँ शासन के नाम पर तानाशाही चलाई जाती है, और हम किम जोंग या चीन के शासक की तानाशाही शासन और उनकी क्रूरता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब हम देखते हैं कि समाजवाद के बारे में लोहिया की इतिहास चक्र की अवधारणा क्या है, व्हील ऑफ हिस्ट्री। डॉक्टर लोहिया ने यह कहा कि इतिहास अपने निश्चित क्रम के अनुसार घूमता रहता है। समय चक्र के कारण यह संभव है कि जो देश आज चरम शिखर पर है, कल वह पतन के गर्त में भी गिर सकता है। लोहिया ने द्वंद्वात्मक पद्धति की अपनी एक अलग व्याख्या विकसित की। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स का आप लोग पढ़ चुके हैं, पेपर 3 में मार्क्स की विचारधाराएं हैं, जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है कि समाज में संघर्ष चलता रहता है अमीर और गरीब के बीच। उसका आधार क्या होता है? भौतिकता यानी रुपया पैसा, उसके आधार पर द्वंद्व या संघर्ष चलता रहता है। तो लोहिया का द्वंद्व यह अलग तरह का है। उन्होंने यह बतलाया कि जाति और वर्ग इतिहास को गति प्रदान करते हैं। उनके शब्दों में इन्हीं दोनों शक्तियों की हलचल से इतिहास बनता है। जाति रूढ़िवादी शक्तियों का प्रतीक है, जबकि वर्ग गतिशील अथवा सक्रिय ताकतों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी रिप्रेजेंटेशन करता है। अब जातियां कमजोर होकर वर्गों में बदल जाती हैं, और वर्ग संगठित होकर फिर जातियों में बदल जाते हैं। इस तरीके से इतिहास का चक्र चलता रहता है। अब हम देखें कि समाजवाद की विचार जो है उनके, उसके लक्षण उन्होंने क्या क्या कहा था। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि समाजवाद की परिभाषा लोहिया ने ये कहा था कि 2 शब्दों में इस प्रकार की जा सकती है कि समता और समृद्धि। अब गरीबी के समान बंटवारे का नाम समाजवाद नहीं है, बल्कि समृद्धि यानी अमीरी का अधिक से अधिक समान वितरण समाजवाद कहलाता है। अब देखते हैं कि लोहिया के समाजवाद के प्रमुख लक्षण। पहला, सभी महत्वपूर्ण उद्योगों, बैंकों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। दूसरा, जाति प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किए बिना भारत में समाजवाद कायम नहीं किया जा सकता है। समाजवादियों को चाहिए कि वे पूरी ताकत से जाति प्रथा पर धावा बोले और उसे समाप्त करें। तीसरी विशेषता थी, डॉक्टर लोहिया ने किसानों की प्रमुख मांगों पर बहुत जोर दिया, जिसमें पहला था जमींदारी प्रथा को समाप्त करना और कृषि भूमि का ठीक से बंटवारा किया जाए। दूसरा, कृषि उपज के मूल्य और मशीनों द्वारा उत्पादित माल की कीमतों में संतुलन बना रहे। डॉक्टर लोहिया गरीबी हटाओ का नारा देने वाले पहले समाजवादी नेता थे। हम जानते हैं कि 1971 के बाद इंदिरा गांधी ने यह नारा दिया था, जो बहुत लोकप्रिय हुआ था, गरीबी हटाओ। लेकिन सबसे पहले गरीबी हटाओ का नारा देने वाले समाजवादी नेता लोहिया जी थे। अब चौथी विशेषता है, डॉक्टर लोहिया आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। उनका कहना था कि हमारे देश में उत्पादक पूंजी की कमी है और काम चाहने वाले लोगों की एक विशाल फौज है। इसलिए अमेरिका, रूस या अन्य उन्नत औद्योगिक देशों की नकल करने में हमारी भलाई नहीं होगा। हमें तो कम खर्च वाली छोटी छोटी मशीनें चाहिए, जिससे कि देश की विशाल जनता को रोजगार भी सुलभ हो जाए और देश में उत्पादन भी बढ़े। लोहिया के अनुसार भारत की समस्याओं का हल न पूंजीवाद के पास है और न मार्क्सवाद के पास, क्योंकि कम्युनिस्ट देशों में भी पूंजीवादी राष्ट्रों की तरह ही केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का मार्ग चुना गया था। अब हम देखते हैं 5वीं विशेषता, नई समाजवादी व्यवस्था न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देगी। इसके लिए ही उन्होंने चौखंबा राज्य या 4 पिलर स्टेट की अवधारणा दी थी, जिसमें 4 खंबे होंगे, गांव, जिला, प्रांत और केंद्रीय
शासन। अब छठी विशेषता है कि प्राथमिक शिक्षा के सभी विशेष स्कूल बंद किए जाएं, अर्थात प्राइमरी लेवल पर या प्राथमिक स्तर पर सभी की शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए। और सातवीं विशेषता थी सार्वजनिक जीवन के हर अंग से अंग्रेजी भाषा को हटा दिया जाना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने सभी भारतीय भाषाओं को प्रतिष्ठा और महत्व दिलाई। वे संसद में कभी भी अंग्रेजी में नहीं बोले। वे कहते थे कि जब हम वोट मांगने जाते हैं तब लोक भाषा में बोलते हैं और संसद में बोलना हो तो अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। यह लोक यानी जनता के प्रति विद्रोह करने के अलावा और कुछ नहीं है। फिर उनका ये मानना था, आठवीं विशेषता है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों को 60% आरक्षण मिलना चाहिए। जिन धंधों के लिए कुछ खास हुनर या स्किल की ज़रूरत है, जैसे सर्जन या शल्यकार का काम, उसमें आरक्षण नहीं देना चाहिए। लेकिन पुलिस, प्रशासन, विधायक या सांसद के काम खास हुनर या स्किल की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो इस प्रकार उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब नौवीं विशेषता है कि डॉक्टर लोहिया ने लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रतिपादन किया। हमें चाहिए कि हम जनता को जागृत और चैतन्यमय बनाकर समाजवादी उद्देश्यों की सिद्धि करें, न कि शस्त्र या हथियार के द्वारा। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोहिया ने बहुत उपयोगी और बहुत सार्थक समाजवादी विचार रखे, जो गांधी और मार्क्स के विचारों का मिला जुला रूप थे और भारतीय परिस्थितियों और भारतीय समाज संस्कृति के बिल्कुल अनुकूल थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी बातों को भुला दिया गया और आज हम फिर मुड़कर उन्हीं बातों को अपना रहे हैं कि स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, गांव की ओर जाकर गांव को स्वावलंबी बनाना, जिन बातों को लोहिया 60 के दशक में ही कहकर चले गए। तो उनके विचार और समाजवादी विचार आज भी प्रासंगिक हैं और लोहिया भारत के सबसे महत्वपूर्ण समाजवादी विचारक के साथ साथ सक्रिय राजनेता भी थे। धन्यवाद।